नमस्कार दोस्तों, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो प्रतियोगिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो GBCL करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ कि अपने हर सपने को सांसों में रखो, अपनी हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। तो दोस्तों, आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो आपको हर पल अपना लक्ष्य, अपना टारगेट अपनी आंखों में नज़र आना चाहिए और हर पल वो हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि आपका जो संघर्ष है वो निर्वृत चलता रहे और ये संघर्ष कभी कम ना हो जब तक मंजिल आपके कदमों में ना हो। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। तो इसका आंसर हो गया 16 सितंबर। 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था जिसका उद्देश्य था कि ओजोन परत का जो क्षरण करने वाली गैसें हैं, ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाली गैसें हैं, उन सब के प्रतिबंध पर रोक लगाई जाए। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, जिससे ओजोन परत में छिद्र होने की संभावना थी। 1995 में सर्वप्रथम ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। इस बार जो ओजोन दिवस मनाया गया है, इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह हमें रखता है, कीपिंग अस हमें रखता है, आवर फूड हमारे भोजन को और वैक्सीनेशन को कूल रखता है। तो ये इसकी थीम है इस बार की। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। या तो ये पूछा जा सकता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो थीम आप बता दोगे, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल, ये इसकी थीम है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध पूछ लिया जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये ओजोन परत संरक्षण से इसका संबंध है। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है। इसके बारे में डिटेल में बात की जाए तो पृथ्वी के में 5 तरह के परतें पाई जाती हैं। उनमें सबसे पहला है सौरमंडल। पहली परत है वो है सौरमंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसके ऊपर आती है, इसकी जो ऊंचाई होती है वह 0 से 10 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सतह से 0 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत मिलेगी वायुमंडल की, उसको सौरमंडल बोला जाएगा। यानी जो मंडल मिलेगा वो सौरमंडल होगा, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वायुमंडल मिलेगा उसको बोलते हैं समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। 30 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो वायुमंडल मिलेगा उसको मीजोस्फीयर, मध्य वायुमंडल कहते हैं। और 50 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वायुमंडल मिलेगा उसको थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल बोलते हैं। और इसके ऊपर इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, इसको बोला जाता है। थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में एक वायुमंडल की परत और पाई जाती है, जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। यह आयनोस्फीयर वह होता है जिसमें जितनी भी आयनिक क्रिया हैं, यानी आयनिक रेज हैं, जो भी आयनिक किरणें हैं, उनका आवागमन या उनका प्रसारण इस आयनिक मंडल में होता है। समताप मंडल के बारे में अगर पूछा जाए कि समताप मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बादलों का बनना तथा वर्षा का होना समताप मंडल की घटना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बादल का बनना या फिर वर्षा का होना, ये घटना किस वायुमंडल में होती है।
तो ये सौर मंडल की घटना है, बादलों का बनना या फिर वर्षा का होना। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है सौर मंडल। वायुमंडल की 75% घटनाएं इसी मंडल में होती है, यानी सौर मंडल में जितने भी वायुमंडल में घटना होती है उसकी 75% घटनाएं सौर मंडल में ही हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन में अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें पूछ लिया जाता है कि ओजोन की सांद्रता किसमें नापी जाती है। तो ओजोन परत की सांद्रता है ये डॉप्सन में। ओजोन परत की सांद्रता की जो इकाई है यह है डॉप्सन। ओजोन परत का काम क्या है? तो ओजोन परत का काम है कि सूर्य से जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करती है। वो करती है ओजोन परत। ओजोन परत इन किरणों को रोककर अल्ट्रावायलेट रेज से यानी पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में होने वाले त्वचा कैंसर से बचाती है। ओजोन परत वायुमंडल के कौन से मंडल में होती है, पाई जाती है? तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है कि ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ओजोन छिद्र की खोज के बारे में पूछ लिया जाए तो ये फोरमैन के द्वारा खोजा गया था ओजोन छिद्र। और ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर 1980 में खोजा गया था। और ओजोन छिद्र एक्चुअली में है नहीं है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि ओजोन की जो लेयर है, यानी ओजोन का जो परत है, वो क्या हो गई है, इन अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन की जो परत है वो पतली हो गई है, जिससे क्या हो रहा है कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनको ओजोन परत रोक नहीं पा रही है और वो किरणें पृथ्वी की सतह पर आ रही हैं, जिससे स्किन कैंसर या कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल जो जगह है, क्योटो जगह है, वो जापान में है और ये 1997 में यानी 1997 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस से इसका संबंध है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे या जिनके पूछे जाने की संभावना है, तो वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम जगह है, ये स्वीडन में है और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। जो सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इस सम्मेलन का संबंध है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंध अगर पूछा जाए तो कौन से सम्मेलन का है? तो वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध आपदा प्रबंधन से है, आपदा प्रबंधन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से है। और सेंडाई जगह है ये जापान में स्थित है। 2022 तक, अब ये क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इसके पूछे जाने की संभावना 100% है कि 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य 175 गीगावाट रखा गया है, जिसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी है और 75 गीगावाट विंड एनर्जी है, यानी हवा से बिजली उत्पन्न होगी, उसमें 75 गीगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है। और जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी उसका लक्ष्य 100 गीगावाट रखा गया है। दोनों को मिलाकर 175 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य पूछा जाए तो 450 गीगावाट है, यानी 450 गीगावाट है। और 2047 तक भारत को ऊर्जा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये आप सोच सकते हो या आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि 2047 से ही भारत को ऊर्जा मुक्त बनाने का लक्ष्य क्यों रखा गया है? तो भारत को 2047 तक 100 वर्ष हो जाएंगे आज़ादी के। तो आज़ादी प्राप्त किए हुए भारत को 100 वर्ष हो जाएंगे, इसलिए भारत को 100% ऊर्जा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। भारत की पहली सिटी जिसने ग्रीन म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड जारी किया है
तो वो है ज़िला गाज़ियाबाद, जो उत्तर प्रदेश की सिटी है। और ये भारत की सबसे प्रदूषित शहरों में भी इस गाज़ियाबाद का नाम है। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर अगर पूछ लिया जाए तो वो जिला गाज़ियाबाद होगा। या ग्रीन म्यूनिसिपालिटी बॉन्ड जारी करने वाली सिटी के बारे में पूछ लिया जाए तो वो भी गाज़ियाबाद होगा। भारत की सबसे प्रदूषित राजधानी के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो भारत की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। इसके अलावा भारत का पहला नगर जिसने सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया है, तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2021 में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किसने किया है? तो ग्रीन यूरो बॉन्ड NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात की जाए तो इसने 300 मिलियन यूरो के बॉन्ड साइन किए हैं, जिनका टारगेट रखा गया है 7 वर्ष। और इसका उद्देश्य है, ये बॉन्ड जारी करने का उद्देश्य है जिससे कि स्वच्छ ऊर्जा का प्रोडक्शन हो सके और ग्रीन एनर्जी में भागीदारी निभा सके। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो RS ढिल्लोन हैं। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो RS ढिल्लोन हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, ये एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। अब महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि इसके अभी तक के इतिहास में पहली बार कोई महिला चेयरमैन बनी है और वो उस महिला चेयरमैन का नाम है सोमा मंडल। तो इस दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण हो जाती है कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन का नाम है सोमा मंडल। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इस सेल की स्थापना 1954 में हुई थी। तो ये सेल की अति महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो पूछी जा सकती है कि सेल का पहला महिला चेयरमैन कौन बनी है, तो सोमा मंडल इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीन स्टील का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ग्रीन स्टील का निर्माण किया गया है स्वीडन के द्वारा। ये ग्रीन स्टील दुनिया का पहला जीवाश्म रहित स्टील होगा और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त स्टील है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रीन स्टील। सितंबर 2021 में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% करने की घोषणा कर दी गई है? तो किस क्षेत्र में FDI को 100% कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है दूरसंचार के क्षेत्र में यानी टेलीकॉम के क्षेत्र में FDI को 100% कर दिया गया है। इससे क्या होगा? विदेशी निवेश आएगा तथा जो भारत को रोजगार बढ़ेगा, भारत में रोजगार बढ़ेगा, उससे विदेशी निवेश आएगा तो कंपनियों का स्थापना होगी। रेल तथा दूरसंचार मंत्री की बात की जाए तो रेल तथा दूरसंचार मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, यानी ये रेल मंत्री भी है और दूरसंचार मंत्री भी हैं और दूरसंचार के क्षेत्र में ही FDI को 100% किया गया है। दूरसंचार कंपनियों का इसमें बकाया चुकाने में जो छूट दी गई है वो 4 वर्ष छूट दी गई है। यानी अब तक जितनी भी कंपनियां थी दूरसंचार क्षेत्र की, जैसे जियो होगी, एयरटेल होगी, वोडाफोन या आइडिया, इन सभी कंपनियों पे जितना भी गवर्नमेंट का बकाया कर्जा चल रहा था, अब ये इसका पेमेंट 4 वर्ष में कर सकती है। दूरसंचार के क्षेत्र में 9 संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। संरचनात्मक का मतलब हो गया कि उनमें कोई कंस्ट्रक्शन संबंधी यानी कुछ कंस्ट्रक्शन संबंधी सुधार किया जाएगा जिससे सकल राजस्व की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। यानी कुल मिला के ये होगा कि जो राजस्व कलेक्शन होगा गवर्नमेंट का, जितना भी
राजस्व की वसूली इसमें ज़्यादा की जाएगी, यानी गवर्नमेंट की जो वसूली आएगी, गवर्नमेंट का जो कलेक्शन आएगा वो इस एफडीआई को 100% करने से बढ़ने वाला है। और एसजी स्पेक्ट्रम यानी 5G स्पेक्ट्रम, जो 5G नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट किया जाना है, तो 5G स्पेक्ट्रम की घोषणा 2022 तक की जाने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय बजट 2021 में बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी घोषणाएं की गई, तो केंद्रीय बजट 2021 में घोषणा की गई थी कि जितने भी बीमा सेक्टर की कंपनियां हैं, इनमें जो एफडीआई है वो 49% से बढ़ाकर उसको 74% कर दिया गया है। इंश्योरेंस एक्ट यानी बीमा एक्ट है वो 1938 का एक्ट है। और डिपॉजिटरी एक्ट है, यानी जितने भी निक्षेपागार हैं, यानी गवर्नमेंट की कितनी डिपॉजिटरी हो रही है, वो एक्ट 1986 का एक्ट है। भंडारण से संबंधित बोलते हैं डिपॉजिटरी को। तो ये 1996 का एक्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट का कितना भंडारण होना चाहिए, कितना डिपॉजिट होना चाहिए मिनिमम। और सेबी एक्ट 1992 का एक्ट है। और सेबी की बात की जाए तो सेबी की स्थापना 1989 यानी 1988 में हुई थी, लेकिन सेबी को पावर सेबी एक्ट 1992 एक्ट के तहत मिली थी। और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और सेबी के जो चेयरमैन हैं वो अजय त्यागी हैं। द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 का एक्ट है। गवर्नमेंट के सुरक्षा का जो एक्ट है वो 2006 का एक्ट है। तो ये प्रमुख एक्ट जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बीमा क्षेत्र में बजट में घोषणा की गई है कि 49% एफडीआई से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो 49 से बढ़ाकर वो 74% कर दिया गया है एफडीआई की सीमा इंश्योरेंस सेक्टर में। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भारत के सॉलिसिटर जनरल का नाम क्या है। भारत के सॉलिसिटर जनरल का नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है गुरमीत सिंह ने। गुरमीत सिंह के द्वारा उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली गई है। ऑप्शनों पे देख लिया जाए तो बनवारी लाल पुरोहित हैं, ये पंजाब राज्य के राज्यपाल मनोनीत किए गए हैं। और गंगा प्रसाद हैं, ये सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं। और RN रवि हैं, ये तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो RS चौहान हैं। और RS चौहान के द्वारा ही राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और इनसे पहले गुरमीत सिंह से पहले बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर के बारे में आर्टिकल 153 में लिखा गया है कि राज्य का एक गवर्नर होगा। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अगर पूछा जाए तो राज्यपाल की समाधान करने की शक्तियां हैं वो कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो 161 आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान करने की शक्ति दी गई है। जबकि राष्ट्रपति की बात की जाए तो प्रेसिडेंट को जो पावर है वो आर्टिकल 72 में दिया गया है कि आर्टिकल 72 में के तहत प्रेसिडेंट अपनी शक्ति का यूज करके किसी की भी सज़ा को कम, ज़्यादा या माफ़ कर सकता है, ये आर्टिकल 72 में बताया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्ट्री, यह आर्टिकल 164 में बताया गया है, जिसमें राज्यपाल क्या करता है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद का अपॉइंटमेंट करता है, उनकी नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 164 में बताया गया है। और अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल है राज्यपाल का 213, जबकि राष्ट्रपति का है 123। तो राष्ट्रपति अध्यादेश 123 आर्टिकल के तहत जारी करता है और राज्यपाल अध्यादेश 213 आर्टिकल के तहत जारी रखता है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है राष्ट्रपति और राज्यपाल में। हाई कोर्ट जज कंसल्ट, और हाई कोर्ट के जज
के बारे में जो कंसल्टेंसी है उसके बारे में सलाह मशवरा है ये राज्यपाल देता है, दे सकता है। तो ये आर्टिकल 217 में बताया गया है कि हाई कोर्ट के जज से जो सलाह मशवरा कर सकता है, आर्टिकल 217 में इसके बारे में बताया गया। उत्तराखंड के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह अभी बना दिए गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है वैसे तो, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। एक दिन की सीएम उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। हिम तेंदुआ नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, जिसको नीदरलैंड के सहयोग से बनाया गया है। इंडिया का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। फर्स्ट पार्क विच कम्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है जो पहला इंडिया का पहला पार्क है जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो ये उत्तराखंड का या इंडिया का पहला ही पार्क जिम कॉर्बेट है। प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट के बारे में पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट कौन से ईयर का है, तो 1973 का एक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट। और प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट यानी वन्यजीव एक्ट है, ये 1972 का एक्ट है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2010 में रशिया में हुआ था, जिसका संबंध था टाइगर से संबंधित था ये, जिसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि टाइगर की संख्या को डबल करना। ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। यानी ये पूछा जा सकता है कि जोहान्सबर्ग घोषणा का संबंध किससे है, तो ये टाइगर से संबंधित है। और T+2 अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण योजना है उत्तराखंड की है वात्सल्य योजना, मिशन हौसला योजना में उत्तराखंड की है। पिंडारी ग्लेशियर, जिसमें अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भयंकर तरीके से तबाही मची थी, तो पिंडारी ग्लेशियर था। हर्बल पार्क की बात की जाए तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। कालापानी लिपू लेक जो भारत तथा नेपाल का एक विवादित क्षेत्र है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। लाइकेन पार्क, जंगल हीलिंग सेंटर और ओपन एयर फर्नरी, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो NTPC का प्रोजेक्ट है, तो ये तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन की बात की जाए तो टाटा सन्स का चेयरमैन है वो है N चंद्रशेखरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा N चंद्रशेखरन। रतन टाटा की बात की जाए तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टाटा सन्स का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। गुरदीप सिंह की बात की जाए तो गुरदीप सिंह हैं, ये NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के CEO हैं गुरदीप सिंह। और NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी बिजली उत्पादन से संबंधित कंपनी है और ये भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं रतन टाटा। नए संसद भवन का निर्माण जो अभी हाल ही में किया जा रहा है, ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो भारत के नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ये अभी हाल ही में राजस्थान SI के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसकी कॉस्ट पूछी जा सकती है कि ये इसकी लागत कितनी है, तो ये 861.9 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट की नीलामी हुई है। युद्ध स्मारक स्थल पूछा जा सकता है, तो युद्ध स्मारक स्थल नई दिल्ली में खोला जा रहा है और पशु युद्ध स्मारक स्थल मेरठ UP में खोला जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछी जाने की संभावना है। कल आएगा ये बात तो तय है मेरे दोस्तों, कल आएगा ये बात तो तय है, लेकिन उसे आप किस सूरत में देखना चाहते हो ये आपको आज ही तय करना पड़ेगा कि आपका कल कैसा होगा। आप किस तरह से आज को बेहतर बनाना चाहते हो,
और बेहतर बना सकते हो। और बेहतर बनाने का केवल एक ही तरीका है, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। कि जो सपना आपने कल के लिए देखा है, उस सपने को आप केवल मेहनत के बलबूते पर ही साकार कर सकते हो। तो दोस्तों, लगातार बने रहिए और अपनी मेहनत को, अपने संघर्ष को कम मत होने देना जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नवीनतम T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंक में शीर्ष बल्लेबाज कौन रहा है? तो ये शीर्ष बल्लेबाज रहा है डेविड मलाल। और डेविड मलाल की बात की जाए तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो T20 ICC रैंक में शीर्ष बल्लेबाज हैं। भारत के खिलाड़ी की बात की जाए तो विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं और लोकेश राहुल ये छठे स्थान पर है। तो भारत के खिलाड़ियों में विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं और लोकेश राहुल छठे स्थान पर। गेंदबाजों की बात की जाए तो पहले स्थान पर हैं तबरेज शम्सी हैं और भारत के खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार ये 12वें स्थान पर हैं। तो टॉप 10 में भारत का कोई भी गेंदबाज नहीं है। ICC की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में स्थित है और इसके जो हेड हैं वो गर्क बार्कले हैं, न्यूजीलैंड के। गर्क बर्कले न्यूजीलैंड के हैं। 1909 में ICC की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी। टीम रैंकिंग में के बारे में अगर पूछ लिया जाए और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है तो टेस्ट में टीम रैंकिंग की बात की जाए तो पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, इंडिया सेकंड स्थान पर है और इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है। वनडे रैंकिंग में बात की जाए तो न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और इंडिया तीसरे स्थान पर है। और T20 रैंकिंग में इंग्लैंड पहले स्थान पर है, इंडिया दूसरे स्थान पर है और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। यानी सिंपल सी बात है कि टेस्ट में और T20 में इंडिया दूसरे स्थान पर है और वनडे रैंकिंग में, एक दिन के मैच वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। और न्यूजीलैंड टेस्ट और वनडे में पहले स्थान पर है और T20 में केवल इंग्लैंड पहले स्थान पर है। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और इनसे एक नंबर पक्का है। यदि ये क्वेश्चन तुम पढ़ के गए हैं तो एक न एक तो क्वेश्चन आना तय है। दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली हैं जो भारत के खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेटर, दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर की बात की जाए तो यह है स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर की बात की जाए तो राशिद खान है और यह है अफगान जलेबी यानी अफगानिस्तान का है राशिद खान। और खेल भावना दिखाने वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। वहीं महिला वर्ग में बात की जाए तो इन सभी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर सभी में नाम है एलिसा पेरी का जो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में भारत के खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, वो है वीनू माकंड। इससे पहले भारत के 6 और खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल थे ICC हॉल ऑफ फेम में। और वीनू माकंड के साथ भारत के अब तक टोटल खिलाड़ी हो चुके हैं 7। हॉल ऑफ फेम में भारत के अब तक 7 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। पहले खिलाड़ी थे कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी और सचिन तेंदुलकर। वीनू माकंड, ध्यान रखना ICC हॉल ऑफ फेम में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी शामिल नहीं हैं। तो एक बार और देखिए, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, सचिन तेंदुलकर और वीनू माकंड, ये भारत के 7 खिलाड़ी हैं जो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। BCCI की बात की जाए तो BCCI का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है और जो इसके अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली हैं और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। और BCCI के सचिव हैं वो जैसा हैं। और जैसा की बात की जाए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर श्रीलंका के कोलंबो में स्थित हैं, उसके अध्यक्ष भी कौन बन चुके हैं? जैसा बन चुके हैं। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी और BCCI के मेंस कोच रवि शास्त्री हैं और महिला कोच रमेश पवार हैं। BCCI की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल
फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सितंबर 2021 को भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किस देश के साथ किया है? तो ये समझौता किया है भारत ने इटली के साथ में। इटली की राजधानी रोम है। तो भारत ने ये समझौता किया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग के बीच ये समझौता ज्ञापन हुआ है। इससे पहले 1976 में भारत तथा इटली के में संस्कृति पर एक समझौता हुआ था, जिसमें संस्कृति का आदान प्रदान को लेकर ये समझौता साइन किया गया था। एनडीआरएफ की बात की जाए तो एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी की तैनाती कहाँ की गई है? ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स की पहली महिला टुकड़ी गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ यूपी में नियुक्त की गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की हाल ही में इनॉग्रेशन भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और ये इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में की जाएगी। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ खोला जाएगा? मेरठ में खोला जा रहा है। 14 लेन का हाईवे कहाँ पर कौन सा हाईवे? तो दिल्ली मेरठ हाईवे 14 लेन का हाईवे है। 14 लेन का हाईवे है दिल्ली मेरठ हाईवे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 यानी T×2 अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अपने टाइगर्स की संख्या को बढ़ाकर जो वर्ष तय किया गया था उससे पहले ही टाइगर्स की संख्या को डबल कर लिया है, इसलिए ये T×2 अवार्ड दिया गया है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीसफुल मिशन 2021 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये संस्करण आयोजित किया जा रहा है रूस के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि SCO पीसफुल मिशन 2021 का छठा संस्करण आयोजित कहाँ किया जा रहा है? तो रूस में किया जा रहा है। SCO पीसफुल मिशन एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो ये जो SCO का पीसफुल मिशन 2021 है ये बहुपक्षीय यानी अलग अलग कंट्रीज़ का एक संयुक्त अभ्यास है जिसमें आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास किया जाएगा और ये 2 साल में एक बार होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है और SCO के सदस्यों के बीच ये युद्धाभ्यास होना है, जिसमें सैन्य कूटनीति के बारे में इसमें युद्धाभ्यास किया जाएगा। और ये छठे जो संस्करण है इसका आयोजन हो रहा है रूस के साउथ वेस्ट रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा और ये 13 से 25 सितंबर तक चलने वाला एक युद्धाभ्यास है। तो SCO पीसफुल मिशन 2021 के बारे में पूछा जाए तो ये SCO देशों का एक संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसमें आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को लेकर युद्धाभ्यास किया जाएगा और 13 सितंबर से 25 सितंबर तक ये रूस में आयोजित किया जाएगा। SCO की बात की जाए तो SCO संघाई सहयोग संगठन है जिसको संघाई पैक्ट भी कहा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बीजिंग चीन में है। SCO यूरेशियन संगठन है। यूरेशियन की बात की जाए तो यूरोप तथा एशिया का संगठन है। अब इसको यूरोप तथा एशिया का संगठन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कुछ देश हैं वो यूरोप से आते हैं और कुछ देश हैं वो एशिया से आते हैं, यानी एशिया तथा यूरोप के देशों का संगठन होने की वजह से इसको यूरेशियन संगठन कहा जाता है। और यूरेशियन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी अलायंस है, यानी इसमें पॉलिटिकल भी सपोर्ट होगा, इकोनॉमिकल भी सपोर्ट होगा और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को लेकर भी एक गठबंधन बनाया गया है। इसको पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, लेकिन 2001 में इसको SCO नाम दे दिया गया है। इसके जो सदस्य देश हैं वो 8 देश हैं। इसमें SCO में 8 सदस्य देश हैं जिसमें चाइना है,
इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। कजाकिस्तान की बात की जाए तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, यानी विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। 2009 में एससीओ में भारत तथा पाकिस्तान शामिल हुआ था। और इसके सम्मेलन के बारे में पूछ लिया जाए तो इसमें 2 तरह के सम्मेलन होते हैं। एक तो हेड ऑफ स्टेट का होता है, ये भी एनुअली होता है, और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट का होता है, ये भी एनुअली होता है, यानी दोनों साल में एक बार होता है। हेड ऑफ स्टेट में वह शामिल होते हैं, यानी इस सम्मेलन में वो नेता भाग लेते हैं जो उस कंट्री के हेड होते हैं। जैसे चाइना में हेड कौन होता है, वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, लेकिन इंडिया में हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें भाग लेगा, यानी जिनमें हेड राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति भाग लेगा, और जिस कंट्री का हेड प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट भाग लेता है। तो सभी देशों के तो इसमें राष्ट्रपति भाग लेते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के इसमें प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जो मुखिया हैं, देश का मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री को माना गया है। तो 2020 की जो बैठक है वो रशिया में हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और 2021 में दुशांबे यानी तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई थी। और 2022 की जो बैठक है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में होना तय किया गया है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो 2020 की बैठक है वो इंडिया में हुई थी। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो भी बैठक इंडिया में हो रही है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई बैठक या कोई सम्मेलन इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है, इंडिया उसको होस्ट करता है, तो उसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो 2020 की हेड ऑफ गवर्नर की बैठक कहाँ पे होती है, इंडिया में होती है, और 2021 की हेड ऑफ गवर्नर की बैठक कजाकिस्तान में होगी। तो मैंने हेड ऑफ स्टेट के बारे में बता दिया, हेड ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको बता ही दिया है कि कौन कौन इसमें शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग द्वारा RMI इंडिया ने मिलकर एक शून्य अभियान शुरू किया गया है। इस शून्य अभियान क्या है, तो ये शून्य अभियान प्रदूषण मुक्त डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये इस अभियान की शुरुआत की गई है। शून्य अभियान का मतलब हो गया है ज़ीरो मिशन, मतलब इससे क्या होगा, पोल्यूशन फ्री एक मिशन की शुरुआत की गई है नीति आयोग तथा RMI इंडिया के द्वारा। इसमें इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे फ्लिपकार्ट होगी, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, इन सब कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सब कंपनियां क्या करती है कि होम डिलीवरी सामान उपलब्ध कराती है। तो यदि किसी भी ग्राहक को सामान उपलब्ध कराने के लिए कोई भी डिलीवरी बॉय जाएगा, तो किसी न किसी व्हीकल का यूज करेगा, और उस व्हीकल का यूज करने के लिए उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि माल ढुलाई से प्रदूषण को ख़त्म करना है, यानी माल ढुलाई में जितने भी साधन काम में लिए जा रहे हैं उनसे प्रदूषण को मिनिमम करना या ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नीति आयोग के बारे में बात की जाए तो नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि असंवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी कौन सा है, एक असंवैधानिक निकाय है। अल्पसंख्यक आयोग भी असंवैधानिक निकाय है। महिला आयोग भी असंवैधानिक निकाय है, और नीति आयोग भी असंवैधानिक निकाय है। नीति आयोग सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। इस सिद्धांत का मतलब होता है संघ और राज्य, यानी केंद्र और राज्य दोनों शामिल होकर अपनी नीतियां बनाएंगे और मिलजुल कर उन नीतियों को अपने अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे विकास की गति को एक रैपिड मोशन दिया जा सके। नीति आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग ने किसकी जगह ली है, तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की जगह ले ली है। यानी योजना आयोग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर क्या आ गया है, नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष होते हैं। और अभी नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं, वो है नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो है राजीव कुमार। और CEO की बात
की जाए तो सीईओ के बारे में पूछा जाए तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। फर्स्ट उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे और फर्स्ट सीईओ सिंधु श्री खुल्लर ये पहली सीईओ थी नीति आयोग की। नीति आयोग एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, यानी जितनी भी पॉलिसियाँ बननी हैं उन सब के बारे में सोचना का काम नीति आयोग का है। नीति आयोग को 15 साल के लिए स्टार्टिंग में बनाया गया है, यानी ये 15 साल तक इसका टारगेट रखा गया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसका हेड भी प्रधानमंत्री होता है, यानी योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 में की गई थी, जिसमें कृषि के क्षेत्र पर बल दिया गया था और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और जो ये मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था। इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगों पर बल दिया गया था, उद्योगों के विकास पर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो बनी 5 साल के लिए लेकिन चली 4 साल तक। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो बनी 5 साल के लिए लेकिन उसको केवल 4 साल तक ही चलाया गया और उसके बाद क्या हो गया, ख़त्म करना पड़ा। तो वह पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। आप ऐसे याद रख सकते हो कि पांचवी थी और पांचवी को ही 5 न चलाकर उसको कर दिया 4, तो 5 का कर दिया 4, तो ऐसे याद रख सकते हो। और इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में कृषि में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल था और इसके बारे में पूछ लिया जाए तो इस पर किस क्षेत्र में बल दिया गया था, तो रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ यानी तेज और समेकित ग्रोथ विकास पर बल दिया गया था। और सबसे अधिक विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो सबसे अधिक विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना में होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारे एग्जामों में आया भी है। तो सबसे अधिक विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है, तो सबसे अधिक विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बीच में कुछ योजना हॉलीडे भी आया, जैसे 1966 तक चली थी, उसके बाद में 1967 से 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है और फिर 79 और 80 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है, उधर 90 और 91 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। तो ये रोलिंग कमीशन आया था, इस समय एक साल के लिए योजना बना दी गई थी, क्योंकि उस समय देश में कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। ओकस किन देशों की संयुक्त युद्ध अभ्यास है, तो ओकस वैसे नाम से पता चल रहा है ओकस, ऐसे बन गया ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके इन सभी का एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम दिया गया ओकस। ओकस का मुख्य उद्देश्य है कि हिंद और प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की साझेदारी को बढ़ावा देना इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। और इनका इनडायरेक्टली अगर मोटो देखा जाए तो चीन को काउंटर करना इनका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इस सब को रोकने के लिए, चीन को हिंद और प्रशांत महासागर में रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके के द्वारा ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। तो ओकस युद्ध अभ्यास किन देशों का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है और यूके यूनाइटेड किंगडम का है। टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें टॉप 100 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पुनेवाला भी शामिल किया गया है। यानी टॉप 100 में भारत के 3 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी है और अदार पुनेवाला हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही कोविशील्ड वैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन है, इसका निर्माण किया गया था, कोविशील्ड का। यूएसए
कि जो बाइडन, कमला हैरिस को इसमें शामिल किया गया है। और सबसे इस मैगज़ीन की ख़ास बात यह है, या फिर ख़ास बात कहूँ या एक मजाक वाली बात कहूँ, कि इसमें तालिबान के संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी शामिल किया गया है। यानी ये कौन सा हाईलाइट वाला बंदा हो गया भाई कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी शामिल कर लिया गया है इसमें। इसका कौन सा प्रभाव है? 2019 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थनबर्ग को बनाया गया था। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन देश की है और ये पर्यावरण संरक्षण को काम करती है। 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया? तो जो बाइडन और कमला हैरिस। जो बाइडन हैं ये अमेरिका के 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं और कमला हैरिस 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस, इन दोनों को 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो ये सारी की सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।